हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ तापस। आज हम डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ईडीएलआई। क्या आपको पता है 7 लाख अप टू 7 लाख तक ये बेनिफिट्स हम ले सकते हैं ये स्कीम के अंडर। ये ईपीएफओ का एक स्कीम है जिसके ऊपर आज हम ये डिस्कशन करेंगे ये वीडियो के अंदर। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1956, इसके अंदर हमको 3 स्कीम मिलता है। फर्स्ट नंबर जो है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो ईपीएफ है 1956, उसको हम सेविंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पेंशन फंड ईपीएस, ये भी 1956, इसको क्या है रिटायरमेंट, ये पेंशन के लिए स्कीम है, ये पेंशन के लिए स्कीम है। थर्ड जो है एम्प्लॉय डिपॉजिटर लिंक्ड इंश्योरेंस, जिसको ईडीएलआई बोलते हैं, ये स्कीम है 1976 फर्स्ट अगस्त से लागू हुआ है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस हम बोलते हैं इसको। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलता है, कौन ये बेनिफिट्स को क्लेम कर सकता है, कैसे क्लेम कर सकता है, हाउ टू क्लेम, और उसका कैलकुलेशन क्या है, ये पूरा डिटेल एक वीडियो में आज हम कवर करेंगे। बेनिफिट एंड पेड टू फैमिली मेम्बर्स। ईडीएलआई का बेनिफिट्स ओनली आफ्टर डेथ मिल सकता है, और जो पर्सन का डेथ हो जाएगा उनका फैमिली के लिए ये इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है प्रोवाइड किया गया है। ये कब इन्फोर्स कब हुआ था? इन्फोर्स ये 1 अगस्त 1976 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका जो प्रीमियम है 0.5%। अब ये जो 0.5% है ये टोटल एम्प्लॉयर पे करता है। एम्प्लॉय को उसको 1 रुपया भी इसके लिए देने की लिए ज़रूरत नहीं है। ये टोटली अमाउंट जो है 0.5% पेड बाई एम्प्लॉयर। मैक्सिमम प्रीमियम जो उसका है 75 रुपीज़ एज पर बेसिक रेट। सपोज मान लीजिए हम 15,000 बेसिक लेते हैं, तो 15,000 का 0.5% जो है 75 रुपीज़, एक एम्प्लॉय का 75 रुपीज़ जमा हो सकता है। तो बेसिकली जब वो एम्प्लॉयर ग्रुप एक ही साथ जमा करता है तो उसका 0.5% उसका जितना भी बेसिक का टोटल आएगा उसको ऊपर 0.5% वो कैलकुलेट करके जमा करें। ऑल एम्प्लॉयज हु आर रजिस्टर्ड अंडर ईपीएफओ ऑटोमेटिकल रजिस्टर इन ईडीएलआई। ईडीएलआई के अंदर वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे जिसको ईपीएफओ में कवर है। इसका जो बेनिफिट्स है मैक्सिमम 7 लाख एंड मिनिमम 2.5 लाख तक ये मिलेगा। मैक्सिमम 7 लाख तक। बेनिफिट्स विल गेट ओनली डेथ नो मैटर वेयर एंड हाउ। अगर एम्प्लॉय का डेथ होता है तो वो केस में ईडीएलआई अमाउंट जो है वो बेनिफिशियरी को मिलेगा। वो मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ मरा, काम के टाइम मरा या काम के बाद मरा, उसका डेथ कैसे भी हो या कहाँ पे भी हो, डज नॉट मैटर। सर्विस मस्ट हैव कंप्लीट 12 मंथ। इसके लिए एक क्राइटेरिया है 12 मंथ वो एम्प्लॉय को काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर 12 मंथ काम नहीं किया है तो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 1 ईयर अगर काम नहीं किया है वो, तो उसका जो ईडीएलआई का अमाउंट है जो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, कम हो जाएगा। उसका भी कैलकुलेशन हम देखेंगे कि 12 मंथ अगर काम किया है तो कितना मिलेगा। 12 मंथ के अंदर अगर 12 महीना वो काम नहीं किया है तो उसका कैलकुलेशन क्या है, वो सब हम देखेंगे आगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% पूरा हमारा ईपीएफओ अकाउंट में जाता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 12% से ईपीएफओ में जाता है 3.67%, जो कि अकाउंट नंबर 1 में जाता है। ईपीएस जो पेंशन है, पेंशन के लिए 8.33% जाता है अकाउंट नंबर 2 को। जैसे कि एम्प्लॉय 12%, एम्प्लॉयर 12%, ये 24% हो गया। लेकिन इसके अलावा और 1% एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा पे करता है, जो कि जाता है 0.5% ईडीएलआई स्कीम के लिए और 0.5% एडमिन चार्जेस के लिए। ये 1% एक्स्ट्रा किसका पॉकेट से जाता है? एम्प्लॉयर का पॉकेट से जाता है। एम्प्लॉय को उसको कुछ लिंक नहीं। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया 12%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया 13%। 12 + 1 13%। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 25%। 25% का टोटल कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे और एक चीज़ दोस्तों, ये बेसिकली सब हेचर के लिए है। ये अकाउंट जो है अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 10, ये थोड़ा आप इसको देख लीजिए, ये बहुत ही काम का चीज़ है। ईपीएफओ जो जाता है वो अकाउंट 1 के लिए जाता है। पेंशन जो जाता है वो आपका जाता है अकाउंट 2 को। अकाउंट 1 फॉर ईपीएफ है, अकाउंट 2 फॉर पेंशन। एंड जो एडमिन चार्जेस है वो जाता है अकाउंट 10 को, और जो ईडीएलआई जाता है वो अकाउंट 21 को जाता है ईडीएलआई। अब देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ईडीएलआई। ईडीएलआई का कैसे कैलकुलेशन होता है। उसका 2 टाइप्स कैलकुलेशन इज देयर।
और ईडीएलआई एक अमेंडमेंट आया था 15 फरवरी 2020 15 फरवरी से पहले एक अलग कैलकुलेशन है, 15 फरवरी 2020 के बाद एक अलग कैलकुलेशन है। तो दोनों का कैलकुलेशन आज हम तो अभी पहले देखते हैं 15 फरवरी 2020 का कैलकुलेशन क्या होगा बिफोर। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों ये 30 इंटू एवरेज मंथली पीएफ वेजेस, ठीक है, 30 मल्टीपल बाई एवरेज मंथली पीएफ वेजेस। इसका भी एक रेस्ट्रिक्टेड पीएफ सेलिंग वजह से जो 15,000 है प्लस 15% ऑफ एवरेज ईपीएफ बैलेंस इन द डिजीज पर्सन। 50% ऑफ एवरेज ईपीएफ बैलेंस का आपका जितना भी बैलेंस होगा उसका एवरेज 50% को ही होगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो पीएफ का जो पैसा है उसको विथड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि पीएफ का पैसा एक तो फर्स्ट आपको बहुत इंटरेस्ट देता है, सेकंड में इस टाइप का जब सिचुएशन आएगा इस सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल सकता है। इसलिए पीएफ का पैसा अगर इतना नेसेसरी नहीं है तो विथड्रॉ मत कीजिए। तो 50% ऑफ आपका कितना भी जो डिपॉजिट होगा ईपीएफ में उसका 50% वो ऐड होगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेलिंग ऑफ 1.5 लाख, लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका एक एवरेज एक मैक्सिमम एक कैलकुलेशन देते हैं कि कितना आएगा जो मैक्सिमम केस में 30 मल्टीपल बाय 15 बोला था आपको। सेलिंग अमाउंट कितना है 15,000 है, तो वो कितना आएगा 4,50,000। सेलिंग अमाउंट 1.5 लाख रुपया, सेलिंग अमाउंट जो है 1.5 लाख रुपया है, तो टोटल आ जाएगा ईडीएलआई 6 लाख। एग्जाम्पल एवरी सैलरी, अभी और एक एग्जाम्पल लेंगे उसमें देखेंगे कि कितना बनता है, उसको कैलकुलेशन क्या है। सपोज मान लीजिए एवरेज सैलरी एक बंदा का 10,000 है और उसका एवरेज बैलेंस जो है 1 लाख है, 1 लाख रुपीस उसका पीएफओ अकाउंट में डिपॉजिट। तो उसका कैलकुलेशन को कैसे होगा 30 मल्टीपल बाई 10,000 प्लस 50,000, कैसे ना 50% ऑफ एवरेज बैलेंस। एवरेज बैलेंस उसका सपोज 1 लाख है तो उसको आ गया 50,000। तो ये केस में कितना आएगा उसका 3,50,000 रुपीज उसको मैक्स टू मैक्स मिलेगा। इसमें और एक कंडीशन क्या था, कंटिन्यू सर्विस ऑफ लास्ट एस्टेब्लिशमेंट इज ओनली कंसिडर बिफोर 15 फरवरी 2020 से वो कंडीशन क्या था, कंटिन्यू सर्विस। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसी का जो पीरियड है वो ओनली काउंट होगा, कंसिडर होगा। अगर आप अलग चेंज करते हैं कंपनी तो वो पीरियड को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बिफोर था, अभी आफ्टर में तो चेंज हो गया है। तो ये था बिफोर 15 फरवरी 2020 का कैलकुलेशन। अभी देखेंगे आफ्टर, अभी देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ईडीएलआई आफ्टर 15 फरवरी 2020 के बाद, 15 फरवरी 2020 के बाद जो नया कैलकुलेशन है उसमें हम देखेंगे। इसका जो एक क्राइटेरिया मोर देन 12 मंथ, ये मोर देन 12 मंथ का जो कैलकुलेशन है वो हम लोग अभी डिस्कशन कर देंगे। बिलो लेस देन 12 मंथ का हम नेक्स्ट देखेंगे कि उसको कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों ये 35 मल्टीपल बाई एवरेज मंथली पीएफ वेजेस रेस्ट्रिक्टेड ऑफ पीएफ सेलिंग वेजेस, वही रेस्ट्रिक्टेड जो है वो 15,000 ही रहेगा, प्लस 50% ऑफ एवरेज ईपीएफ बैलेंस इन द डिजीज। उनका अकाउंट में जो भी पीएफ बैलेंस होगा उसका 50% ही यहाँ पे भी लेंगे। लेकिन इसमें क्या है वो बिफोर में 30 था, अभी आफ्टर में 35 है वो दिया गया है। 35 मल्टीपल एवरेज मंथली पीएफ सैलरी, जो कि एवरेज आपका एवरेज 15,000 ही आएगा सेलिंग है वो। तो देखते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना होगा। 35 मल्टीपल 15,000 इक्वल टू 5,25,000। सेलिंग अमाउंट जो है वो 1,75,000 यहाँ पे दिया गया है। पहले जो था 1,50,000 था, अभी यहाँ पे अमेंडमेंट के बाद 1,75,000 हो गया। तो टोटल ईडीएलआई मैक्स कितना होगा 7 लाख। तो पहले था 6 लाख, अभी जो है वो 7 लाख हो गया। एग्जाम्पल एक देखते हैं, वही सेम टॉपिक लिए हैं। 10,000 अगर एवरेज बेसिक लेते हैं या एवरेज बैलेंस उसका 1 लाख है, तो इसमें ये केस में कैसे आता है ना 35 मल्टीपल 10,000 प्लस 50,000, 50% ऑफ एवरेज बैलेंस का। इसमें ये केस में हमको कितना मिल रहा है 4 लाख, 4 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ये आफ्टर अमेंडमेंट के बाद ये कैलकुलेशन जो है वो चेंज हुआ है। कंटिन्यू सर्विस ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट आल्सो इफ एनी टू बी कंसिडर। अगर पहले कोई कंपनी में काम किए हैं तो उसका भी सर्विस पीरियड इसमें कंसिडर होगा, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब देखेंगे कैलकुलेशन ईडीएलआई इफ सर्विस लेस देन 12 मंथ। लेस देन 12 मंथ अगर है तो उसको कैलकुलेशन क्या है। इसमें अमाउंट बहुत कम हो जाएगा क्योंकि 1 ईयर कवर नहीं हुआ है। तो इसका कैलकुलेशन जो आएगा 1.2 मल्टीपल बाई एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंबरशिप, और मैक्सिमम ऑफ 50,000 है, प्लस 40% ऑफ अमाउंट इन द एक्सेस ऑफ 50,000 सब्जेक्ट ऑफ सीलिंग 1 लाख। इसका भी सीलिंग जो है 1 लाख है।
तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये जो फॉर्मूला है ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 1.8 लाख का आता है, लेकिन 1.8 लाख भी हर केस में नहीं आएगा। ये मैक्स टू मैक्स दिया गया है। इसके लिए एक एवरेज कैलकुलेशन हम देखते हैं। एग्जांपल, एवरेज बैलेंस सपोज 15,000 है, एक महीने में 1800 होगा तो 3600 मैक्स टू मैक्स जमा होगा एक महीने में। तो एवरेज मान के चलिए एवरेज बैलेंस जो है वो 15,000 है। कैलकुलेशन कैसे होगा ना, 1.5 मल्टीपल बाई 15,000, 1.5 मल्टीपल बाई 15,000 तो 18,000 मैक्स टू मैक्स ये केस में मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन है अगर बिलो 12 मंथ है। नेक्स्ट देखेंगे, हु विल गेट EDLI बेनिफिट एंड हु विल क्लेम। उसका जो EDLI का जो बेनिफिट है वो कौन क्लेम कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट है नॉमिनी इसको क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल है, अगर लीगल है का एज बिलो 18 ईयर है तो वो गार्डियन रख सकते हैं, वो अमाउंट जो है वो गार्डियन विथड्रॉ कर सकते हैं। इफ लीगल है इज माइनर मनी विल बी ट्रांसफर टू इस गार्डियन। अगर लीगल है बिलो 18 है तो गार्डियन के अकाउंट में ये पैसा दिया जाएगा। जब उनका एज 18 प्लस हो जाएगा ये गार्डियन जो भी होंगे उनको वो अमाउंट को ट्रांसफर। नेक्स्ट है हाउ टू क्लेम, कैसे क्लेम कर सकते। EDLI अमाउंट को क्लेम करने के लिए दो प्रोसेस है, एक है ऑनलाइन एक है ऑफलाइन, और दोनों केस में ई नॉमिनेशन रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। ई नॉमिनेशन अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो तुरंत जाके कर लीजिए। ई नॉमिनेशन के लिए मैं पहले से वीडियो बना रखा हूँ, उसको देख के आप ई नॉमिनेशन तुरंत कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारा केस देखा हूँ PF ई नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम आया है। आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉई उनका फैमिली को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बहुत ऑफिस का चक्कर काटना पड़ा। इसलिए पहले आपको ई नॉमिनेशन रजिस्टर कर दीजिए, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो देखते हैं इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, हाउ टू EDLI उसको कैसे क्लेम करेंगे देखते हैं। ऑनलाइन में इफ ई नॉमिनेशन डन बाय द मेंबर देन ओनली यू कैन क्लेम ऑनलाइन EDLI अमाउंट। अगर ई नॉमिनेशन किए होंगे तभी ये आपका ई नॉमिनेशन अगर डन है तभी ऑनलाइन में आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसको भी कैसे ऑनलाइन में करना है इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो हमारा चैनल में जाके देख लीजिए। PFO ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैसे क्लेम करना है डेथ का क्लेम। देखते हैं ऑफलाइन में क्या करना पड़ेगा। ऑफलाइन में जो उसका फॉर्म आता है, अभी पहले आता था फॉर्म 20 फॉर PFO विथड्रॉ, फॉर्म 10D फॉर पेंशन, फॉर्म 5IF फॉर EDLI अमाउंट। तो अभी ये तीनों को मिला के एक कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म कर दिया गया है। तो कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म को फिलअप करके आपका एम्प्लॉयर का सील एंड सिग्नेचर लगा के उसका जो भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है, उसका डॉक्यूमेंट क्या क्या आएगा, सपोज बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जॉइंट फोटोग्राफ, ये सब डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपका एम्प्लॉयर का सिग्नेचर करके आपका जो रीजनल PF ऑफिस होगा वहाँ लेके आपको सबमिट उसको करना है। एक पॉइंट है फॉर ऑल HR। ये एक डेथ को जो पॉइंट है वो पॉइंट में डेथ इन सर्विस आपको मेंशन करना है। अगर डेथ इन सर्विस में हुआ है तो डेथ इन सर्विस लिखिए, अदरवाइज आप इंटर कर सकते हैं डेथ अवे फ्रॉम सर्विस। ये दोनों याद रख के आपको एंटर करना है, डेथ in service or death away from service. The reason is not death, then online benefits can be claimed and will face many problem in offline also. अगर आप रीजन में डेथ नहीं लिखे हैं तो ऑनलाइन में तो प्रॉब्लम होगा, ऑफलाइन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करेगा, जिसका जो नॉमिनी होंगे वो बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसलिए जो भी HR है या एम्प्लॉयर है ये आप फिल करने के टाइम डेथ इन सर्विस अदरवाइज डेथ अवे फ्रॉम सर्विस ऐसा आपको मेंशन करना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, अगर सब डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो आपको विद इन 30 डेज आपका जो EDLI अमाउंट है वो आपका अकाउंट में आ जाएगा। अगर PFO आपको विद इन 30 डेज पेमेंट नहीं कर रहा है, अगर आपका सब डॉक्यूमेंट करेक्ट है फिर भी नहीं कर रहा है तो वो PFO जो है 12% इंटरेस्ट आपको पे करेगा। अगर उसके बाद भी कुछ अगर इशू हो रहा है तो आप ग्रीवेंसी रेज कर सकते हैं PFO ग्रीवेंसी पोर्टल में, RTA में और PM कॉम्प्लेन पोर्टल में आप ग्रीवेंसी रेज। दोस्तों ये था EDLI को हम कैसे क्लेम करेंगे, कौन क्लेम करेगा, उसका कैलकुलेशन क्या है, ये सब अभी हम लोग को ये वीडियो में कवर किए। होप ये वीडियो से आप कुछ बेनिफिट्स मिला होगा, कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो ये वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। जय हिंद।